हे गाइस, वेलकम टू अंदर एपिसोड ऑन एफ मूवी एक्सप्लेन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 के बारे में। अभी से कुछ घंटे पहले ही सीजन 5 का पहला वॉल्यूम रिलीज हो चुका है, जिसमें 4 एपिसोड्स हैं एंड मैं हर एक पर अलग अलग एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने वाला हूं। एपिसोड 1 शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहां पर हमें देखने को मिलता है विल, एंड ये फ्लैशबैक उस टाइम का होता है जब विल अकेले अपसाइड डाउन के अंदर फंसा हुआ था। पहले तो हम उसे अपने ही घर के बैकयार्ड में उसकी छोटी सी हट में देखते हैं, जहां अचानक से एक डेमोगॉर्गन आ जाता है और वो डेमोगॉर्गन विल को हंट डाउन करना शुरू कर देता है। विल उससे काफी देर तक भागता है, वो एक पेड़ पर चढ़ता है, मगर डेमोगॉर्गन उस पेड़ पर भी चढ़ जाता है। एंड जब विल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर उससे भागने की कोशिश करता है, तब विल नीचे गिर जाता है एंड डेमोगॉर्गन उसे उठाकर हॉकिंस लाइब्रेरी ले जाता है। एंड यहाँ पर सरप्राइजिंग बात ये होती है कि डेमोगॉर्गन उसे मारता नहीं है, बल्कि डेमोगॉर्गन उसे वेकना के हवाले कर देता है। यहाँ वेकना भी विल को मारता नहीं है, बल्कि अपनी पावर्स का यूज करते हुए कई सारे अपसाइड डाउन वाले रूट्स को विल के मुंह के अंदर डाल देता है एंड विल के अंदर कई सारे अपसाइड डाउन के ऑर्गेनिजम्स एंड क्रिएचर्स डालने लगता है। इन्हीं में से एक क्रिएचर बाद में सीजन 1 के एंड में विल के मुंह से निकलेगा, जिसे डस्टिन पालता है और उसे डार्ट बुलाया जाता है। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं कि वेकना विल को इसी हालत में अपना बंदी बना लेता है। इसके बाद आते हैं हम करंट टाइम में, नवंबर 3, 1987 में, जहाँ हम सबसे पहले देखते हैं माइक का घर, जहाँ माइक की छोटी बहन होली को अचानक से एक पर्सन दिखने लगा है जो और किसी को नहीं दिखता, जिस वजह से माइक की बहन काफी ज्यादा खोई खोई रहती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब माइक के घर पे कुछ टाइम से जॉयस और उसके दोनों बेटे विल एंड जॉनथन रह रहे हैं एंड घर में काफी सारे लोग होने की वजह से काफी सारा केओस भी है। खैर, आगे विल, माइक और माइक की बहन होली तीनों ही निकल जाते हैं स्कूल के लिए। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं एक रेडियो स्टेशन, जहां पर हमें पता चलता है कि जो रॉबिन है वो अब एक रेडियो जॉकी बन चुकी है हॉकिंस के अंदर। एंड हमारे स्टीव भैया यानी कि स्टीव हैरिंगटन भी यहीं पर रॉबिन की मदद करते हैं। वो कई सारे साउंड इफेक्ट्स की टेप्स वगैरह प्ले करते हैं जब रॉबिन बात कर रही होती है। खैर, यहीं पर रॉबिन रिवील करती है कि अब पूरा का पूरा हॉकिंस सीजन 4 की तबाही के बाद अब लॉकडाउन पे जा चुका है। जितने भी लोग हॉकिंस के अंदर बचे हैं उनको बाहर जाना अलाउड नहीं है और बाहर के लोगों को बिना मिलिट्री परमिशन के अंदर आना अलाउड नहीं है। साथ ही सीजन 4 में जो दरार पड़ी डेढ़ी थी हॉकिंस के अंदर, उसे भी मिलिट्री ने मेटल शीट्स का यूज करते हुए पूरी तरीके से सील कर दिया है। साथ ही मिलिट्री ने एक प्रॉपर बेस भी बना लिया है हॉकिंस लाइब्रेरी के अंदर, जहां हम देखते हैं अपसाइड डाउन का गेट, यानी कि यहाँ मिलिट्री ने अपसाइड डाउन के गेट को बहुत ही तगड़े तरीके से गार्ड कर रखा है और हॉकिंस को भी लॉकडाउन पे डाल दिया गया है। इसी सब के बीच में अचानक से रेडियो शो एयर करते हुए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिस वजह से रॉबिन का रेडियो शो अचानक से ऑफ एयर हो जाता है। एंड इसे फिक्स करने के लिए स्टीव को जरूरत होती है डस्टिन की। एंड जब स्टीव डस्टिन को कांटेक्ट करता है उसके वॉकी के थ्रू, तब हम देखते हैं कि अब डस्टिन का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल चुका है। एडी की मौत के बाद से वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगा है और इसी वजह से वो यहाँ पर काफी रूडली स्टीव हैरिंगटन को मना कर देता है उसकी मदद करने के लिए। साथ ही डस्टिन एडी को ट्रिब्यूट देने के लिए हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनकर स्कूल में आता है, मगर ये चीज स्कूल के बाकी बच्चों को, स्पेशली जेसन कार्वर के दोस्तों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से यहाँ पर डस्टिन काफी ज्यादा बुली हो रहा होता है। एंड ये बच्चे डस्टिन को मारने की भी कोशिश करते हैं, मगर तभी यहाँ पर लुकास, माइक और विल भी आ जाते हैं, जो यहाँ से डस्टिन को बचा लेते हैं। यहाँ माइक आकर डस्टिन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे हेलफायर की टी शर्ट ऐसे पहनकर नहीं आना चाहिए, उसे अपनी तरफ अटेंशन नहीं लाना चाहिए लोगों का। हॉपर ने सबको बोला है थोड़ा अंडरग्राउंड रहने के लिए, मगर इसी बात पर डस्टिन सबसे लड़कर यहाँ से चला जाता है। डस्टिन इन सब से भी काफी रूडली बिहेव करता है। इसी के साथ हम स्कूल के अंदर देखते हैं एक मिसिंग पोस्टर, जो और किसी का नहीं बल्कि एगेलन का है, यानी कि जेन हॉपर का। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि हेलन कुछ लोगों से एक्चुअली में भाग रही होती है, उसके पीछे मिलिट्री पार्टी डटी हुई है, मगर आगे रिवील
रिवील होता है कि ये एक्चुअली में 11 थी ही नहीं, बल्कि ये कोई और थी। एंड यहाँ पर 11 ने वापस से मिलिट्री को चकमा दे दिया है। वापस से इसलिए क्योंकि मिलिट्री कॉन्स्टेंटली 11 को हंट डाउन करने की कोशिश कर रही है ताकि वो 11 का इस्तेमाल कर सके। मगर वहीं हम दूसरी तरफ 11 को देखते हैं जो एक्चुअली हॉपर और जॉयस के साथ काफी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर रही होती है ताकि वो अपनी पावर्स को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और वो वेकना को हरा सके। यहीं हम एक और कमाल की चीज देखते हैं। पिछले सीजन्स की तरह अब जब 11 अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है तब उसकी नाक से खून नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि 11 को अपनी पावर्स पर काफी अच्छा कंट्रोल आ चुका है। आगे हम मरे को देखते हैं जो एक फेक आइडेंटिटी के साथ कई सारे कार्गोज लेकर हॉकिंस के अंदर आता है। एंड हमें पता चलता है कि वो सीक्रेटली हॉकिंस के अंदर जितने भी अपने हीरोज हैं उनकी मदद कर रहा है बाहर से सामान लाकर। आगे हम वापस रेडियो स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां पर हम देखते हैं कि न सिर्फ स्टीव और रॉबिन यहां पर काम कर रहे हैं बल्कि ये एक्चुअली एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट है नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और रॉबिन का, जहां ये लोग कोशिश कर रहे हैं डस्टिन की मदद के बिना रेडियो सिग्नल्स को सही करने का। एंड उन्हें एक मैनुअल में पता चलता है कि उन्हें बढ़े वाले रेडियो टावर पर जाकर इसे फिक्स करना होगा, जिसके बाद स्टीव डिसाइड करता है कि वो ऊपर चढ़कर जाएगा और रेडियो सिग्नल्स को फिक्स करेगा। मगर यहाँ जॉनथन भी नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि वो इस काम को अंजाम देगा, जिसके बाद दोनों के बीच नैन्सी को जीतने के लिए एक रेस लग जाती है और दोनों ही सिग्नल टावर के ऊपर पहुंचकर इस चीज को फिक्स कर देते हैं। इसी बीच मरे जहाँ नैन्सी और रॉबिन से नीचे मिलता है, वो उन्हें कई सारी सप्लाई देता है, लड़ने के लिए गोला बारूद भी देता है और साथ ही एक इंफॉर्मेशन भी पास करता है कि आर्मी वालों ने कई सारा सामान मंगाया है स्टॉक्स को रीफिल करने के लिए, जिसका मतलब है कि आज गेट्स खुलने वाले हैं। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डस्टिन को स्कूल के अंदर, जो स्कूल की साइंस लैब से एक सांप को चुराता है। एंड आके वो इसी सांप को अपने बुली के लॉकर के अंदर प्लेस कर देता है और जब उसका बुली अपने लॉकर को खोलता है तो उसकी फटके 64 हो जाती है और इसी वजह से डस्टिन के बुलीज उससे काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। खैर दूसरी तरफ डस्टिन और बाकी चारों लड़के स्कूल की कैंटीन में बैठे होते हैं जहां पर रॉबिन रेडियो सिग्नल्स को फिक्स करके एक रेडियो ब्रॉडकास्ट करती है जहां पर कोड में वो चारों लड़कों को साथ ही साथ हॉपर, जेन, इड 11 को ये चीज इन्फॉर्म करती है कि अगले 2 घंटे में आर्मी का काफिला निकलने वाला है एंड आज रात गेट्स खुलने वाले हैं। जिसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं प्लानिंग करते हुए, जहां बेसिकली होने ये वाला है कि आर्मी का एक काफिला अपसाइड डाउन के अंदर जाने वाला है एंड हॉपर इसी काफिले के अंदर छुप कर जाएगा। सिंस इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि काफिला किस रूट से जाने वाला है, इसी वजह से ओवरवर्ल्ड के अंदर स्टीव हैरिंगटन और डस्टिन अपनी रेडियो वाली वैन से उसी सेम रूट को ट्रेस करेंगे, जिससे कि अपसाइड डाउन से रेडियो सिग्नल्स कनेक्ट कर सके हॉपर को एंड हॉपर अपसाइड डाउन में होते हुए भी ओवरवर्ल्ड में कांटेक्ट रख सके। यहीं पर 11 हॉपर को कहती है कि उसने आज काफी तगड़ी ट्रेनिंग करी है एंड वो इजीली हॉपर के साथ नीचे जाकर वेकना को आज ही मार सकती है। मगर यहाँ हॉपर उसे मना कर देता है एंड उसे डांट भी देता है एंड उसे कहता है कि वो डिसाइड करेगा कब 11 नीचे जाएगी और वेकना से फाइट लेगी। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि अपसाइड डाउन के अंदर भी अब मिलिट्री पहुंच चुकी है। उन्होंने अपना एक बेस सेटअप कर लिया है एंड साथ ही साथ मिलिट्री कॉन्स्टेंटली 11 को भी ढूंढ रही है। एंड इसी टाइम पर अगर 11 गलती से भी नीचे चली गई तो काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मिलिट्री 11 पर को अरेस्ट कर लेगी, उसे पकड़ लेगी। वो लोग वेकना को भी नहीं मार पाएंगे। खैर इस पूरी चीज को ये सारे के सारे लोग क्रॉल बुलाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है कि उन्हें अपसाइड डाउन के अंदर क्रॉल करके जाना है और वेकना का पता लगाना है, क्योंकि अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि वेकना जिंदा भी है या नहीं, क्योंकि काफी टाइम से विल को वेकना का कोई भी विजन नहीं आया है। साथ ही स्टीव को तो ये लगता है क्योंकि सीजन 4 के एंड में नैन्सी एंड स्टीव ने वेकना को जला दिया था, इस वजह से हो सकता है कि वेकना मर ही गया हो।
और वो लोग फालतू में ही ये क्रॉल कर रहे हैं। खैर, इन्हीं सभी कन्वर्सेशंस के बीच में हम विल को देखते हैं, जिसे अचानक से काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है और उसके लिए आसमान घूमने लगता है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ, तब विल एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसके साथ एक्चुअली हुआ क्या है, मगर क्लियरली ये एक ईस्टर एग है कि आगे वेकना वापस आने वाला है। खैर, इसके बाद हम वापस से पहुंचते हैं स्कूल में, जहां माइक की बहन होली को वापस से एक इमेजिनरी पर्सन दिखने लगता है जो और किसी को नहीं दिखता। उस इमेजिनरी पर्सन से बात करते हुए होली की टीचर उसे देख लेती है एंड वो डिसाइड करती है कि अब उसे कंप्लेन करनी पड़ेगी होली के पेरेंट्स को कि होली के साथ मेंटली कुछ बहुत ही गलत चल रहा है। दूसरी तरफ हम वापस से पहुंचते हैं अपसाइड डाउन के अंदर, जहां अपसाइड डाउन के अंदर जो मिलिट्री बेस सेटअप है, वहां पर एक आर्मी पर्सनल इस आर्मी बेस की हेड डॉक्टर के पास जाकर बताता है कि वो LDDDH की यानी कि 11 अभी भी पकड़ ढी नहीं गई है, जिस पर डॉक्टर कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द उस LDDDH की यानी 11 को ढूंढना पड़ेगा। साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि इसी अपसाइड डाउन वाले आर्मी बेस के अंदर अपसाइड डाउन क्रिएचर्स जैसे कि डेमोगॉर्गन्स और बाकियों पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं एंड हम देखते हैं डॉक्टर को एक डेमोगॉर्गन का सर खोलते हुए। खैर, इसके जस्ट बाद हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, जहां मैक्स अभी भी कोमा में है एंड हर रात यहाँ पर कोई न कोई मैक्स के साथ रुकता है एंड उसकी फेवरेट टेप को यहाँ पर स्पीकर पर चलाया जाता है सो दैट गलती से भी वेकना वापस से मैक्स पर अटैक न कर दे। यहीं हॉस्पिटल में ही विल को पता चलता है कि रॉबिन एक्चुअली हॉस्पिटल की ही एक नर्स विक्की के साथ रिलेशनशिप में है। ये दोनों ही डेट्स पर भी जा रहे हैं रेगुलरली एंड यहाँ पर इन दोनों को इंटीमेट होते हुए विल देख लेता है और पता नहीं क्यों उसकी फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। आगे हम हॉकिंस के कब्रिस्तान को देखते हैं, जहाँ कुछ लोगों ने एडी के टूम्बस्टोन पर लिखा होता है बर्न इन हेल। जब डस्टिन इसे साफ करने जाता है तब उसे रियलाइज होता है कि नॉर्मल पेंट से नहीं बल्कि ब्लड से लिखा गया है एंड नीचे उसे दिखता है वही सांप जो उसने अपने बुली के लॉकर में डाला था। यहाँ ये बुलीज काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं डस्टिन से और वो डस्टिन को पीटना शुरू कर देते हैं। डस्टिन उनसे फाइट करने की तो काफी कोशिश करता है, मगर इस 1v4 सिचुएशन में उसको काफी बुरी तरीके से पीटा जाता है एंड उसे काइंड ONF बेहोश कर दिया जाता है। इसी टाइम पर उसके वॉकी पर उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं, मगर किसी का भी कांटेक्ट उससे नहीं हो पाता है। इसके बाद डिसाइड किया जाता है कि बिना डस्टिन के ही आज रात के क्रॉल को अंजाम दिया जाएगा। खैर, यहाँ पर रेडियो स्टेशन पर हॉपर, जॉयस और 11 भी पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी टाइम बाद 11 और माइक मिलते हैं एंड वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो दोनों इसी रेडियो स्टेशन की छत पर बैठकर ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस सब के खत्म होने के बाद, वेकना के मर जाने के बाद ये दोनों साथ में एक नई शुरुआत करेंगे, एक नई जगह रहने जाएंगे। जिसके बाद सब पहुंचते हैं रेडियो स्टेशन के अंदर एंड हमें पता चलता है कि ये रेडियो स्टेशन एक्चुअली में बेस है इन सभी के ऑपरेट करने के लिए। हेड डस्टिन के ना होने की वजह से जॉनथन उसकी जगह फील करता है। जब स्टीव भैया ड्राइव कर रहे होते हैं तब जॉनथन रेडियो फ्रीक्वेंसीज को हॉपर के साथ कनेक्ट करता है अपसाइड डाउन में, सो दैट हॉपर का हर टाइम कनेक्शन बना रहे। खैर, आगे हम देखते हैं कि माइक एंड लुकास आर्मी वालों पर नजर रख रहे होते हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि हर बार अपसाइड डाउन में जाने के लिए आर्मी वालों को अपसाइड डाउन का जो गेट हॉकिंस लाइब्रेरी के सामने खुला हुआ है उसे बर्न करना पड़ेगा है, जिसके बाद वो ट्रक्स एंड लोगों को अपसाइड डाउन के अंदर भेजते हैं। एनीवेज, यहाँ पर माइक और लुकास की कॉल्स की मदद से मौका देखते ही हॉपर इन्हीं आर्मी ट्रक्स में चियारेच जाता है एंड वो पहुंच जाता है अपसाइड डाउन के अंदर एंड सब कुछ अब तक ठीक ही जा रहा होता है। मगर तभी अचानक से अपसाइड डाउन के अंदर वाले जो ट्रक्स हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ मोमेंट्स के लिए रेडियो सिग्नल्स भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मगर जॉनथन की मदद से वो वापस रिकनेक्ट कर जाते हैं हॉपर से। जिसके बाद अचानक से एक डेमोगॉर्गन की साउंड आती है एंड टर्न्स आउट कि मॉन्स्टर्स अब वापस आ चुके हैं, जहां एक डेमोगॉर्गन इसी आर्मी के काफिले पर अटैक कर देता है एंड हॉपर जिस ट्रक में था उसी ट्रक के ड्राइवर को भी ये डेमोगॉर्गन मार के खा जाता है। इसी सब के बीच में हम देखते हैं कि अचानक से उसी डेमोगॉर्गन का हाइव माइंड विल के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड जो वो डेमोगॉर्गन कर रहा होता है वो सभी कुछ विल को भी दिख रहा होता है। यहाँ हॉपर समहाउ कैसे न कैसे बच जाता है, मगर हम देखते हैं विल के हाइव माइंड के
थ्रू कि वही डेमोगॉर्गन अब बेआरएच रहा है नैन्सी के घर की तरफ। एंड अगर तुम्हें याद हो तो पिछले सीजन में वेकना ने नैन्सी को एक नाइटमेयर दिखाया था जिसके अंदर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी एंड उन्हें डेमोगॉर्गन्स ने मार दिया था। ये देखते ही रेडियो स्टेशन में जितने लोग बचे थे ये सारे के सारे लोग नैन्सी के घर की तरफ दौड़ते हैं। वहीं जॉयस थप्पड़ डीएच मारकर विल को होश में लेकर आती है। आगे हम देखते हैं नैन्सी का घर जहां पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं होली का रूम जहां अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं जिस तरह सीजन 1 में किया करती थी जब भी डेमोगॉर्गन विल के घर के अंदर निकलता था। एंड जिसका हमें डर था एपिसोड के एंड में वही होता है जहां होली के रूम की छत को तोड़ते हुए एक डेमोगॉर्गन निकल कर आ जाता है। अब गाइस पहला एपिसोड को क्लिफहैंगर पे खत्म किया गया है, आगे क्या होगा वो तो हमें एपिसोड 2 देखकर ही पता चलेगा, मगर एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखना है अगर तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।